नमस्कार। मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज और व्यूज के ऑथेंटिक अड्डे पर, जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हों उसके पहले वहां कुछ तो अजूबा हो रहा है। इसके एक नहीं अनेक संकेत हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन ने आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का नाम नहीं लिया है, कश्मीर राग नहीं अलापा है, पाकिस्तान के लिए बैटिंग नहीं की है, भारत को कश्मीर के मसले पर कटघरे में खड़ा नहीं किया है। कुछ लोग कहेंगे कि तुर्की ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहता है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। भारत ब्रिक्स का अहम सदस्य है, लेकिन ब्रिक्स में भारत की ही मर्जी नहीं चलती, बल्कि ब्रिक्स का एजेंडा है। पिछले साल ही तय हो गया था कि ब्रिक्स एक्सपेंशन करेगा और इसी एक्सपेंशन के तहत इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया और यूएई ब्रिक्स का हिस्सा बन चुके हैं, ब्रिक्स में शामिल हो चुके हैं। और जो कजान रूस में अक्टूबर में ब्रिक्स की लीडर्स समिट होने वाली है, उस लीडर्स समिट में तुर्की आमंत्रित है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुर्की के राष्ट्रपति का अब की बार कश्मीर राग नहीं अलापने का कोई संबंध ब्रिक्स से सीधे तौर पर है, कोई ऐसा कनेक्शन उसको लेकर के है। अब बात करते हैं दूसरे संकेतों की। दूसरे संकेत क्या हैं कि उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी के बीच केमिस्ट्री में कुछ खटाई पड़ती हुई नजर आ रही है। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जम्मू की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो जम्मू में कुछ कर नहीं पाए और यहां कश्मीर में खेल बिगाड़ने आ रहे हैं हमारा। ये शब्द नहीं है, लेकिन भाव यही है उमर अब्दुल्ला के, और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी कश्मीर को छोड़ करके कश्मीर में मत आए, वो जाएं जम्मू में ही फोकस करें। यानी इसका सीधा सा मतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये बात बिल्कुल तौर पर साफ हो गई है। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला एक और बात कर रहे हैं। सेकेंड फेज के वोटिंग में जम्मू कश्मीर में फर्स्ट फेज के मुकाबले थोड़ा कम वोटिंग हुई। फर्स्ट फेज में बम्पर वोटिंग हुई थी और सेकेंड फेज में वहां के रिकॉर्ड्स के मुताबिक करीब 62% फर्स्ट फेज में हुई और सेकेंड फेज में 57% हुई, यानी थोड़ा कम वोटिंग हुई। और जब थोड़ा कम वोटिंग हुई तो उमर अब्दुल्ला क्या बयान करने लगे? उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये सब गलती केंद्र सरकार की है, कम वोटिंग की, क्योंकि केंद्र सरकार ने फॉरेन डिप्लोमेट्स को वहां बुला लिया था सेकंड फेज की वोटिंग के दौरान कि वोटिंग कैसे हो रही है ये देखने के लिए। इससे लोगों में ये गुस्सा भर गया कि केंद्र सरकार कश्मीर के हालात को सामान्य बताने की कोशिश कर रही और लोगों ने वोट नहीं डाला। और यही उमर अब्दुल्ला फर्स्ट फेज की वोटिंग के लिए कहते हैं कि वहां पर बम्पर वोटिंग फर्स्ट फेज में इसलिए हुई क्योंकि लोग एंटी मोदी वोट डाल रहे थे। अब आपको इन दो तर्कों में कुछ सामान्य लग रहा है? क्या ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी स्थिति नहीं है? क्या ये अजीब तर्क नहीं है कि वोटिंग ज्यादा हुई तो आप कह रहे हैं कि एंटी मोदी वोट पड़े, और वोटिंग थोड़ा सा कम रह गई तो बोल रहे हैं कि लोग इस बात से नाराज हो गए कि स्थिति को सामान्य बताने की कोशिश की गई। अरे भाई, और ज्यादा वोटिंग पड़नी चाहिए थी। अगर आपका तर्क सही है तो फिर लोग ये बताते कि एंटी मोदी वोट और अच्छे से पड़ रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो उमर अब्दुल्ला कहना चाह रहे हैं वो पूरी तरीके से सही नहीं है। और उमर अब्दुल्ला
केवल वहां पर जो उनको ग्राउंड रिपोर्ट्स मिल रही है, जो उनको संकेत मिल रहे हैं, जो उनको ट्रेंड्स दिखाई पड़ रहे हैं, वो अपने खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है, इसलिए वो इस तरह की बहानेबाजी कर रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर विधानसभा के कुछ और संकेत पढ़ने की कोशिश करते हैं। मोदी हों, शाह हों, योगी हों, तीनों के तेवर में कोई कमी नहीं है। जम्मू कश्मीर में प्रचार के दौरान तीनों जो उनकी भारतीय जनता पार्टी का जो कश्मीर लाइन होती है उस पर तीनों आक्रामक हैं। और योगी ने तो यहां तक कह दिया कि अब की बार पीओके पार, यानी पीओके आकर रहेगा। ये बात योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर की चुनाव की रैलियों में कह रहे हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये योगी का नैरेटिव हो सकता है, उनका रिटोरिक हो सकता है, लेकिन इससे आप कैसे इनकार करेंगे कि नरेंद्र मोदी कश्मीर को लेकर के, नरेंद्र मोदी की टीम जो है कश्मीर को लेकर के बैकफुट पर नहीं है। ये बात तो बिल्कुल साबित हो रही है। और ये बात इसलिए बहुत अहम हो जाती है क्योंकि आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने कहा क्या है। राहुल गांधी ने कहा है कि हमने नरेंद्र मोदी की साइकोलॉजी तोड़ दी, और ये बात वो कई बार कह चुके हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट राहुल गांधी का कि हमने नरेंद्र मोदी की साइकोलॉजी तोड़ दी है, सबसे पहले कहाँ आया, कब आया? तो मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट कि हमने नरेंद्र मोदी की साइकोलॉजी तोड़ दी है, ये स्टेटमेंट पहली बार 22 अगस्त 2024 को श्रीनगर में आया, जब राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सीट शेयरिंग पुख्ता करने श्रीनगर गए थे। और इसके बाद वो कई बार ये बात कह चुके हैं। लेकिन कश्मीर में सीट शेयरिंग पर मुहर लगाते हुए राहुल गांधी का ये कहना कि हमने नरेंद्र मोदी की साइकोलॉजी तोड़ दी है, और अब बीच चुनाव उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी पर उंगली उठा रहे हैं, तो इसका मतलब जो असेसमेंट पहले था, अब वो असेसमेंट जो है वो गलत साबित होता हुआ दिख रहा है। जो ये असेसमेंट था राहुल गांधी एंड कंपनी का कि जम्मू कश्मीर में उनका अलायंस बहुत शानदार कर रहा है, नरेंद्र मोदी औंधे मुंह गिर जाएंगे, लेकिन वो चीजें अब सही साबित होती हुई या पूरी तरीके से पूरी तन्मयता से वो बात सही साबित होती नहीं दिख रही है। अच्छा, एक और आरोप लग रहा है बीच चुनाव क्या आरोप लग रहा है कि अलगाववादी सोच वाले इंजीनियर राशिद जब जेल से बाहर हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनको जेल से बाहर आने की छूट मिली है, तो आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस और एनसी के वोटों का बंटवारा करने के लिए इंजीनियर राशिद को जेल से बाहर किया गया है। कांग्रेस के नेता यहां तक कहने लगे हैं कि इंजीनियर राशिद बीजेपी की बी टीम है। अरे भाई, जो व्यक्ति लोकसभा के चुनाव के दौरान जेल के भीतर रह करके उमर अब्दुल्ला को हरा सकता है, वो व्यक्ति जेल के भीतर रहे या जेल के बाहर रहे, उसका प्रभाव बढ़ या घट कैसे जाएगा? जैसा है लगभग कमोबेश वैसा ही रहेगा। और इसका एक काउंटर नैरेटिव है। जो ये लोग ये कह रहे हैं कि इंजीनियर राशिद बीजेपी की बी टीम है, उसका काउंटर नैरेटिव ये है कि जैसा उमर अब्दुल्ला दावा करते हैं कि मोदी के खिलाफ गुस्सा है, लोग मोदी को हराने के लिए वोट कर रहे हैं, तो अगर इंजीनियर राशिद एक प्लेयर बन करके जम्मू कश्मीर के चुनाव में सामने आ चुके हैं, तो फिर जो जम्मू कश्मीर का मतदाता है वो तो टैक्टिकल तौर पर और शिद्दत से नरेंद्र मोदी को हराने की कोशिश करेगा। यानी कि जो इंजीनियर राशिद वाला एंगल नरेंद्र मोदी विरोधी सामने रख रहे थे, वो एंगल पूरी तरह से सही नहीं साबित होता दिखता, वो आरोप उचित नहीं लगता। तो फिर जम्मू कश्मीर में अजूबा क्या हो रहा है? अजूबा ये हो रहा है कि वहां की ग्राउंड सिचुएशन वैसी नहीं जैसी ट्रेडिशनली सोच ली गई थी। नतीजों का जो ड्राइंग रूम स्केच था, जैसा वहां खींचा गया था कि भाई नतीजे ये आएंगे, वैसा वहां नहीं होता दिख रहा है।
आर्टिकल 370 को हटाने की नाराजगी कुछ वर्ग में जरूर होगी, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो आर्टिकल 370 को हटाने से खुश है, लाभान्वित हुआ है। और इन वर्गों में महिलाएं हैं, गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, वाल्मीकि समाज है, जो सीधे तौर पर आर्टिकल 370 के खत्म होने से उनकी समाज में भागीदारी बढ़ी है, उनके अधिकार बढ़े हैं, उनको मौके मिले हैं। और देखा जाए तो किसी भी सामान्य नागरिक को आर्टिकल 370 के खत्म होने से कोई घाटा नहीं हुआ है, बल्कि लाभ हुआ है। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म हो गई है, स्कूल खुल रहे हैं, सिनेमा हॉल कई दशक बाद खुले हैं, और राहुल गांधी रात को 11 बजे लाल चौक पर, श्रीनगर के लाल चौक पर आइसक्रीम खा सकते हैं। सुशील शिंदे जब उनके गृह मंत्री थे तब सुशील शिंदे की शब्द थे, मेरी लाल चौक पर जाने से फटती थी। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है, वहां पर टूरिज्म लौट आया है, अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी है, यानी कश्मीर आगे बढ़ा है। घाटा किसे हुआ है? घाटा सिर्फ उनको हुआ है जिनको पाकिस्तान से फंडिंग होती थी, उन्हीं को निराशा हुई है। और ये लोग बस मुट्ठी भर हैं। जो आम आवाम है जम्मू कश्मीर का, वो आम आवाम सीधे तौर पर लाभान्वित हुआ है। ठीक है, वहां विचारधारा के तौर पर नरेंद्र मोदी का विरोध हो सकता है, योगी का विरोध हो सकता है, लेकिन आर्टिकल 370 ने एक डायनेमिक्स भी चेंज किया है, और वो डायनेमिक्स बहुत संभव है कि बीजेपी को एक फायदा कराए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर का नतीजा क्या आने जा रहा है, ये असेसमेंट मैं अभी नहीं लगा पा रहा हूं, नहीं बता रहा हूं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ तो अजूबा हो रहा है। और वो अजूबा वहां से आ रहे संकेत, जैसे मैंने अभी बताया, तुर्की से, यानी विदेशी संकेतों से लेकर के देसी संकेतों तक, ये सब कुछ साफ करता है कि कश्मीर अब वो नहीं है जो ट्रेडिशनली सोचा जाता था। कश्मीर में एक बदलाव है, कश्मीर एक पॉजिटिव दिशा की ओर बढ़ रहा है। कश्मीर किसको चुनेगा, किसको नहीं चुनेगा, लेकिन साइकोलॉजी जो टूटने वाली बात राहुल गांधी ने की थी कि नरेंद्र मोदी की साइकोलॉजी नहीं टूटी हुई है। साइकोलॉजी सिर्फ आतंकवादियों की टूटी हुई है, और नरेंद्र मोदी की जो कश्मीर पॉलिसी है, वो कश्मीर पॉलिसी कामयाब होती दिख रही है। और इसीलिए वहां जम्मू कश्मीर से इस बार अजूबे संकेत आ रहे हैं, और ये अजूबे संकेत किसी भी स्थिति में भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, भारत को, भारत की बात को, कश्मीर पर भारत के स्टैंड को, और कश्मीरियत को लेकर के जो भारत के साथ संबंध है, जो भारत का एक पूरा नजरिया है कश्मीर को लेकर के, वो सफल होता दिख रहा है। और उमर अब्दुल्ला, जो 3 परिवार हैं, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और नेहरू गांधी खानदान, इन तीनों परिवारों का जो पूरा नैरेटिव पिछले 60-70 सालों में चला है, जो कश्मीर को इन्होंने अपने हिसाब से चलाया है, वो स्थिति इस बार पूरी तरह बदलती नजर आ रही है। और इससे क्या हो रहा है कि कश्मीर मेन स्ट्रीम में आता हुआ दिख रहा है, और ये मेन स्ट्रीम में आना ही जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ा संकेत है, सबसे बड़ी सफलता है। आपको मेरी ये एनालिसिस कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताएं।